हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम मार्केटिंग का लेक्चर 2 करने जा रहे हैं और उसमें हम आज देखने वाले हैं कि क्या होता है आपका वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस, क्या होता है कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस और कैसे हम कंज्यूमर के एडॉप्शन को देखते हैं, कैसे हम कंज्यूमर का एडॉप्शन करते हैं। उसके बाद तीसरा टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये 3 टॉपिक को आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। चलिए बात हम करते हैं सबसे पहले कि वैल्यू फिलोसफी क्या होती है ना। वैल्यू फिलोसफी क्या चीज होती है, इसकी चर्चा हमें करनी है। सर सबसे पहले बात करें कि पहले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। जब मार्केट की बात कर रहे हैं, मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो पहले का पॉइंट ऑफ व्यू था कि भैया प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको सेल करो, प्रॉफिट कमाओ, काम खत्म। लेकिन आज का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आज के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कहता है कि भैया प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट को सेल करो, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस दो और कस्टमर से ये पूछो कि क्या आप सेटिस्फाई हो। मतलब कि सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट फैक्टर अभी के लिए हो गया है। तो आज का जो वैल्यू फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग कहता है कि भैया सबसे पहले आप क्या करोगे, कस्टमर के साथ अच्छा बर्ताव करोगे, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन की बात करोगे जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपकी वैल्यू फिलोसफी अच्छी होगी। इट मींस क्या कि आप कोई प्रोडक्ट बना के उसको डिलीवरी दे रहे हो और उसके बिहाफ पर कस्टमर को लग रहा है कि भैया जितना भी पैसा मैंने पे किया, चाहे वो इमोशनल तरीके से हो, चाहे वो पैसे की तरफ वजह से हो, किसी की भी वजह से प्रोडक्ट की उसको बराबर का रिक्वायरमेंट मिल गया। मतलब अगर 10 रुपया मैंने किसी पेन के लिए पे किया तो उस 10 रुपए का रिटर्न भी मुझे मिल गया। अगर किसी साबुन पे मैंने 20 रुपए खर्च किए तो उस 20 रुपए की वैल्यू मुझे मिल गई, उस 20 रुपए का रिटर्न मुझे मिल गया। आज का ये दौर आपका मार्केटिंग का कहता है। तो आइए हम उसी की चर्चा करने वाले हैं। शुरू करते हैं वैल्यू फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि आज क्या होने वाला है। नहीं, आइए चलते हैं क्लास में। सबसे पहले क्या सर बेसिक इंफॉर्मेशन है। अगर आपको यहाँ नोट्स चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा सर, नोट्स मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, है ना। चलिए, ताकि आपको हर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। उसके साथ आप ये बुक का पूरा पूरा बुक पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक में क्या है सर, आप इस बुक में नेट वाला भैया ऐप पे भी पढ़ सकते हो, नोट्स के सेक्शन में जाकर, और सारे कोर्सेज हैं उसको आप देख लीजिएगा। चलिए शुरू करें। जी सर, वैल्यू फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग क्या कह रहा है, इट इज फोकस्ड ऑन वैल्यू डिलीवरी टू द कस्टमर। स्टेट्स दैट, क्या कह रहा है, स्टेट्स दैट द मार्केटिंग हैज टू बी प्रैक्टिस्ड एज अ टास्क ऑफ सेटिस्फाइंग कस्टमर थ्रू वैल्यू डिलीवरी। तो वैल्यू डिलीवरी का मतलब हुआ कि भैया आप सामान उसको दे रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो क्या कह रहा है, मार्केटिंग इज सेटिस्फाइंग कस्टमर्स। मार्केटिंग क्या कह रहा है, मार्केटिंग क्या है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है एंड बिल्डिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद देम बाय डिलीवरिंग सुपीरियर वैल्यू टू देम। प्रॉफिट हैज टू बी सिक्योर्ड थ्रू द वैल्यू डिलीवरी रूट। तो ये कह रहा है भाई साहब, सीधा सीधी बात है कि देखो कस्टमर को सेटिस्फाई करो, प्रॉफिट कमाओ। तो कैसे प्रॉफिट कमाओ, सिर्फ बेच के सामान और भूल मत जाओ, रिलेशनशिप डेवलप करो कस्टमर के साथ। अगर आप कस्टमर के साथ रिलेशनशिप डेवलप करोगे तो आपका क्या होगा सर, आपका फ्यूचर लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। और ये कैसे करोगे आप, ये वैल्यू डिलीवरी रूट के थ्रू कर पाओगे। ठीक है, चलो अगर हम बात करें अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का, तो उन्होंने मार्केटिंग का क्या डेफिनेशन दिया, देखो कह रहा मार्केटिंग इज द एक्टिविटी set of institutions and process of creating, capturing, communicating, delivering and exchanging offering that have value for customer, client, partners and society at large। तो ये AMA का डेफिनेशन है। ने का मार्केटिंग क्या है, एक्टिविटी है, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन जहां पे हम क्रिएट कर सकते हैं, प्रोसेस को कैप्चर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं वो ऑफरिंग जो हमारे पास है, और हम क्या करें, वैल्यू करें किसका, कस्टमर का, क्लाइंट का, पार्टनर्स का और सोसाइटी का। मिला जुला के ये कह रहा है कि भाई साहब जब आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे ना, बेचने मार्केट में जाओगे ना, तो भैया देख लेना क्या प्रोडक्ट का वैल्यू आप दे पा रहे हो कस्टमर को कि नहीं, कस्टमर सेटिस्फाई हो पा रहा है कि नहीं। अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है
तो भैया वो प्रोडक्ट को एक्सचेंज भी करेगा, आपका प्रोडक्ट भी खरीदेगा, है ना। तो क्या कह रहा है नटशेल, द मेन पॉइंट्स ऑफ वैल्यू फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग। क्या क्या मेन पॉइंट्स है, आओ एक दो चार पॉइंट्स की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला कह रहा है कि मार्केटर को ये रियलाइज होना चाहिए कि डिलीवरी वैल्यू फंडामेंटल है मार्केटिंग का। क्या ध्यान देना चाहिए कि जो वैल्यू डिलीवरी है वो मार्केटिंग का फंडामेंटल है। इसको भूलना नहीं है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाओ, जब आप जैसे देखो कि जब भी हम मार्केटिंग की बात करते हैं ना, तो जब प्रोडक्ट बनता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, कैसे, मार्केटर के एनवायरनमेंट की स्टडी के बेस पर उसको पता चल जाती है कि नीड क्या होगा, मार्केट में इस चीज की नीड है, मार्केटर प्रोडक्ट बनाता है। प्रोडक्ट जब बनाता है तो जब मार्केट के नीड के हिसाब से बनाएगा तो ये भी देखना पड़ेगा कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है, तो वो प्रोडक्ट पहुंचता है कस्टमर के पास। कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचा और कस्टमर उसको यूज किया। जैसे ही कस्टमर उसको यूज करता है, अब उसका वो फीडबैक देता है कि भैया प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट का रेट भी अच्छा है, प्रोडक्ट की ये चीजें अच्छी है। तो जब इस चीज का सेटिस्फेक्शन कस्टमर को हो जाता है कि सारी चीजें उस प्रोडक्ट की अच्छी है, हम कहते हैं कि हमने वैल्यू डिलीवरी को कंप्लीट कर लिया। देखो ने कह रहा है एवरी बिजनेस मस्ट रिकॉग्नाइज दैट इट इज द बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर। वही बात सही है, सेम चीज कह रहा है प्रॉफिट कैसे कमाना है, इक्वल फोकस। देखो प्रॉफिट तो कमाना है लेकिन वैल्यू डिलीवरी के थ्रू, ऐसा नहीं कस्टमर की वैल्यू डिलीवरी करो और वैसे पैसे कमाओ, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है डिलीवरी वैल्यू इज ए कॉर्पोरेट लेवल इशू। क्या है, कॉर्पोरेट लेवल इशू है। फेलियर अगर हो गया आपका तो वो इंटायर फर्म का फेलियर माना जाता है, ना कि मार्केटिंग का अलग। तो इसीलिए वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब आ जाओ हम ना उसके प्रोसेस को समझते हैं। क्या करते हैं, उसके प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या क्या प्रोसेस के थ्रू हम वैल्यू डिलीवरी करते हैं। सबसे पहले हम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज या प्लान बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सबसे पहले मार्केटिंग स्ट्रेटजी या प्लान बनाते हैं कि भैया कंपनी जो है वो कैसे किस टैक्टिक्स पर ध्यान दे जिसकी वजह से क्या वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से काम कर जाए। कैसे जो है हम कस्टमर के साथ वैल्यू बनाएं, कैसे हम कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाएं। तो ये सारा चीज हमारा क्या होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी और प्लान में आता है, वो डेवलप किया जाता है। दूसरा है कैप्चरिंग मार्केटिंग इनसाइट्स। मतलब अब मार्केटिंग इनसाइट्स कैप्चर करने का मतलब क्या हुआ कि रिसर्च करना किस चीज पर, कि आपके आसपास क्लोज के जो कॉम्पिटिटर है वो कैसे काम कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी मार्केट में जाना है तो आपके कॉम्पिटिटर का आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है ना। वही कह रहा है देखो, कंपनी नीड्स अ रिलायबल मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम टू क्लोजली मॉनिटर इट्स मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग के एनवायरनमेंट की स्टडी क्लोजली करना पड़ेगा, है ना। कह रहा माइक्रो एनवायरनमेंट इंक्लूड सप्लायर, मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, कस्टमर, कॉम्पिटिटर हु अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड सेल प्रोडक्ट्स। तो ये बात बिल्कुल सही है कि माइक्रो एनवायरनमेंट हो चाहे मैक्रो एनवायरनमेंट हो, दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस के लिए। तो सबसे पहले कैप्चर मार्केटिंग साइड्स में क्या बोला मार्केट का एनवायरनमेंट का स्टडी करो, है ना। कौन सा बिजनेस चलेगा, कौन सा प्रोडक्ट चलेगा, कहां चलेगा, क्या हो सकता है नहीं हो सकता, ये सारा चीज माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट में मेंशन है, ठीक है। ये बात देखना है। फिर आपको करना है कनेक्टिंग विद कस्टमर्स, ठीक है, कि कैसे हम एक अच्छा वैल्यू क्रिएट करें कि कस्टमर के दिलों में छप जाए, राज हो जाए हमारा, है ना। तो वही कह रहा है कनेक्टिंग विद कस्टमर्स। The company must consider how to best create value for its chosen target market and develop strong and profitable long-term relationship with the customers। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ा काम क्या है, कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करना। अगर आपने कस्टमर के दिल में आप बस गया ना, देखना कभी कभी क्या होता है ना, कस्टमर ऐसा होता है दुकान में, कोई एक प्रोडक्ट उसको पसंद आ गया, अब ना कभी कभी ऐसा होता है अगर वो प्रोडक्ट नहीं रहेगा तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को नहीं लेगा, नेक्स्ट डे आके लेगा, अगले 2 दिन बाद लेगा, लेकिन लेगा वही प्रोडक्ट को। क्यों, क्योंकि वो इमोशनली उससे कनेक्ट हो गया है, तो उसको वो इमोशनल वैल्यू दे रहा है। कौन सा वैल्यू दे रहा है, इमोशनल वैल्यू। अब कुछ लोग जो है वो इकोनॉमिक वैल्यू भी समझते हैं। क्या होता है इकोनॉमिक वैल्यू, जैसे हम अगर 50 ग्राम का कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं और वो 10 रुपए में मिल जा रहा है और वो उतना ही काम कर रहा है जितना 20 ग्राम के प्रोडक्ट के साथ 20 रुपए वाला, तो लोग क्या कहते हैं, यार ये तो प्राइस भी सही है, ज्यादा में मिल रहा है और सही तरीके से काम भी कर रहा है। इसका मतलब वो इकोनॉमिक वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम सारी वैल्यूज आगे पढ़ेंगे तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया,
सबसे पहले हमने मार्केटिंग के स्ट्रेटेजी या प्लान बनाए, फिर हमने इन्वायरमेंट की स्टडी करी, उस बेस पर हम कोशिश करें कि कस्टमर से कैसे रिलेशन बिल्ड कर पाए, कैसे कनेक्ट कर पाए, और इसके लिए एसटीपी है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग, याद रखिएगा। और इसी बेस पर हमें स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड करना है, कर रहा है कंपनी पे अटेंशन टू कॉम्पिटिटर्स ब्रांड्स एंड डेवलप ए पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी फॉर इट ब्रांड, बोला ना एसटीपी पॉलिसी। अब यहां पे जब आप कस्टमर को कनेक्ट करने की बात करते हो तो आप ध्यान देते हो सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग पे, कि पहले कौन से सेगमेंट के लिए हम प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको हम कैसे टारगेट करेंगे, और उसके दिमाग में यानी कस्टमर्स के दिमाग में हम कैसे इमेज क्रिएट करेंगे कि मेरा प्रोडक्ट लगेगा वाह, इसके बिना तो जिंदगी ही नहीं है ना, इसके बिना जिंदगी ही नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग प्लान कैसे बनाना है, शेपिंग द मार्केट ऑफरिंग्स, क्या कह रहा है, it includes firm's tangible offering to the market which includes the product quality, design, features and packaging after sale service। तो अब जब एसटीपी पॉलिसी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट को ऑफर करेंगे, नया प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, डिजाइन, फीचर्स, क्वालिटी बताएंगे, और फिर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को मार्केट में ऑफर करेंगे, और फिर देंगे, डिलीवर करेंगे हम वैल्यू। वैल्यू डिलीवरी मतलब वही कि जो भैया प्रोडक्ट का जरूरत था कस्टमर को, हमने उस प्रोडक्ट को बना के दिया और उसके बिहाफ पर कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू लगा दिया, तो हमने वैल्यू डिलीवरी कर ली। फिर कम्युनिकेट वैल्यू, वैल्यू को कम्युनिकेट करने का मतलब है कि आप उसका प्रमोशन हो, है ना जी। और फिर हमने क्रिएट किया लॉन्ग टर्म ग्रोथ, एक रिलेशनशिप कि प्रोडक्ट बढ़िया है तो कंपनी भी बढ़िया है, तो हम उसके साथ मिल जाते हैं, है ना, ये वाली बात। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, मार्केटिंग का आपका प्रोसेस, मार्केटिंग ये वैल्यू फिलॉसफी का प्रोसेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट चले, आ जाओ, क्या कह रहा है, मार्केटिंग और कस्टमर वैल्यू, वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस। ये देखो वैल्यू डिलीवरी का क्या प्रोसेस है, आओ उसको समझते हैं। देखो यार बेसिक, ये देखो, इससे ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इस चार्ट को समझो, ठीक है, इस चार्ट को समझना बड़ा जरूरी है, बहुत मजेदार, मजा आएगा। देखो पहले जो ट्रेडिशनल फिजिकल प्रोसेस था ना, उसमें दो चीज काम था, मेक द प्रोडक्ट एंड सेल द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को बनाओ और प्रोडक्ट को बेच दो, तीसरे चीज से कोई मतलब नहीं था। और प्रोडक्ट बनाने में क्या लगता था भैया, डिजाइन करना, प्रोक्योर करना, मेक बना देना, और उसके बाद सेल करने में प्राइसिंग, सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, डिस्ट्रीब्यूट, सर्विस, ये सारी चीजें होती थी। अब जो वैल्यू क्रिएशन और वैल्यू डिलीवरी की बात होती है ना, वो होता है चूज द वैल्यू, सबसे पहले चुनिए, चुनिएगा कैसे, क्या चुनने की बात करी जा रही है भैया, क्या बनाओगे, मार्केट में जरूरत क्या है, मार्केट में किस प्रोडक्ट की जरूरत है और वो कैसे बिकेगा, उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग। तो सेगमेंटेशन होता है बांटना, सेगमेंट बांटना, कि आप बड़े के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो कि छोटे के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, आप जो है हाई प्रोफाइल लोगों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो कि लो प्रोफाइल लोगों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, आप यंगस्टर के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो कि स्मॉल लोगों के लिए, मतलब छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो, कि लेडीज के लिए तो नहीं बना रहे हो, मतलब फीमेल के लिए या मेल के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, किस चीज के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हो, उसका सेगमेंट डिसाइड करना। फिर होता है उसको टारगेट करना, मान लो आपने बच्चों के लिए टारगेट किया, तो बस बच्चों वाला सेक्शन के आपको टारगेट करना है, और उसके बाद उसके दिमाग में ऐसी पोजिशनिंग करनी है कि बच्चा, आप देखो किंडर जॉय एग्जांपल है, किंडर जॉय क्या था भाई साहब, कुछ नहीं, अंदर में छोटा सा एक रहता है, लेकिन देखो बच्चों के दिमाग में ऐसी पोजिशनिंग हो गई कि बच्चे मांगते हैं उसको, उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। तो अब क्या वैल्यू पोजिशनिंग करनी है, उसके बाद प्रोवाइड द वैल्यू, उसके बाद प्रोवाइड द वैल्यू, यहां पे आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट करोगे, सर्विस डेवलपमेंट करोगे, प्राइसिंग डिसाइड करोगे, है ना, और डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान दोगे, ठीक है। जब ये सारी चीजें हो जाएगी तो आप दोगे कम्युनिकेट द वैल्यू, मतलब प्रमोशन, कि भैया सेल्स प्रमोशन के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, सेल्स फोर्स के थ्रू, है ना, अब आप प्रोडक्ट को बेचोगे। तो यहां हमें क्या ध्यान रखना है पूरा का पूरा मार्केटिंग में, इसी को हमें पूरा पढ़ना है, याद रखो, क्या एसटीपी, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, और उसके बाद क्या काम करना है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस एंड प्रमोशन, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आप देखिएगा नेक्स्ट, आ जाए, ये इसी का डिस्क्रिप्शन है, आप इसको पढ़िएगा, है ना। चलिए, तो ये था आपका वैल्यू फिलॉसफी ऑफ मार्केटिंग, क्लियर है बात, हाँ या ना, सर बिल्कुल हाँ, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट की बात करते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसी का काम है, क्या सर, कस्टमर का कैसा रिलेशन हो
एम्प्लॉयर के साथ कस्टमर का कैसा रिलेशन हो, इंडस्ट्री के साथ कस्टमर का कैसा रिलेशन हो, दुकानदार के साथ, ये जानना, इसी को कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहा जाता है। अच्छा एक बात बताओ, आपने ना अपने आसपास के एनवायरनमेंट में एक चीज देखा होगा, क्या देखा है सर? आप दो तरीके के दुकानदार से आपकी पहचान हुई होगी, मुलाकात हुई होगी। कौन सा? एक दुकानदार के यहाँ ना कस्टमर पूरे भरे पड़े हैं, फिर भी अगर आप उसके यहाँ जाओगे ना तो वो बुलाएगा, बोलेगा भैया जी दीदी जी आओ, बैठो बैठो बैठो, बस 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 इसके बाद मैं आप ही को दिखा रहा हूं। और वो चाय वाय पिलाएगा, नाश्ता वास्ता कराएगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपकी सेवा करेगा। दूसरा जो आपका दुकानदार है वो क्या करेगा? हाँ, उसके यहाँ कस्टमर बहुत ज्यादा नहीं है, दो ही चार हैं, लेकिन वो आएंगे तो आपको देखेगा भी नहीं, मतलब ठीक है, दो सब कंप्लीट करेगा, फिर आपसे पूछेगा हाँ क्या लेना है, ऐसा वाला। आप कहाँ जाना पसंद करोगे? ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जहां आपको इज्जत मिल रहा है, जहां आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है, आप वहां जाना पसंद करोगे। जहां आपको बिहेवियर सही मिल रहा है वहां जाना पसंद करोगे। यही है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या है? यही है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जहां पे कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसे डेवलप करना है ये बताया जाता है। ठीक है जी, चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, क्या कह रहा है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज ऑफन referred to as a process, एक प्रोसेस, स्ट्रैटेजी या सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी that enables organizations to manage relationship with their customers, vendors and suppliers। ये सीरियसली क्या बोला कि सीआरएम क्या है सर? भैया एक प्रोसेस, एक स्ट्रैटेजी या टेक्नोलॉजी है जिसके तहत ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशनशिप कस्टमर के साथ, वेंडर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ कैसे हो ये बताया जाता है। क्लियर है बात जी? आ जाओ, क्या कह रहा है? कह रहा था बायर्स जर्नी हैज इवॉल्व थ्रू द ईयर्स। तो सही बात है, बायर का जर्नी थ्रू द ईयर्स एंड रनिंग बिजनेस टुडे हैज बिकम मोर क्लाउड कॉम्प्लेक्स देन एवर। देखो पहले क्या होता था ना भैया, सामान बनाना है, बेच देने वाला झंझट नहीं रहता था, मतलब पहले की अपेक्षा आज जो है लोगों के पास ऑप्शंस ज्यादा है। भैया एक प्रोडक्ट में ये अच्छा नहीं, बात क्या दूसरा वाला ले लेंगे, है ना? आज सनसिल्क शैम्पू अच्छा नहीं लग रहा है, कल हम डव शैम्पू से यूज करके देखेंगे, तो ऑप्शंस बहुत हैं, है ना? तो कॉम्प्लेक्स हो गया है बिजनेस चलाना आज के उनमें। तो वही कह रहा है बिजनेस ओनर एंड सेल्स पीपल मस्ट कीप इन टच विद देयर कस्टमर, फॉलो अप विद देयर प्रोस्पेक्ट्स, identify upselling and cross-selling opportunities and initiate customer retention programs while ensuring that the company revenue continue to increase। तो ये बात सही कह रहा है कि चूंकि हमारा बिजनेस ऐसा चीज है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते रहता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके कस्टमर के साथ रिलेशनशिप टच में रहना पड़ेगा, रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। आपके सेल्स पीपल होंगे, आपके बिजनेस ऑनर्स जो होंगे, उनको हमेशा टच में रखना पड़ेगा, फॉलोअप करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज दिखा के, कुछ ना कुछ इनिशिएट करके, रिटेंशन प्रोग्राम इनिशिएट करके आपको उनके साथ जुड़े रहना पड़ेगा, और तभी आपको पता चल पाएगा कि आपके प्रोडक्ट में क्या खामी है और क्या चीजें अच्छाई चल रही है। ये दोनों बात आपको कस्टमर बता के रखेंगे। ठीक है, तो ये मेंटेन करना सीआरएम का काम है। कह रहा है सीआरएम इनेबल्स business owners and sales people by helping them streamline in the sales process, improvement interdepartmental collaboration and maintain business relationship। ये सब काम है। मैं यही तो अभी बता रहा था आपको कि कस्टमर रिलेशनशिप के साथ मैनेज अगर कर लोगे ना, अगर उनके साथ अच्छा रिलेशन बना लिया ना, तो भाई साहब फिर आपको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि कस्टमर इज गॉड, कस्टमर इज गॉड, तो वहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो मीनिंग ऑफ यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको देखो। कह रहा है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज एन अप्रोच ऑफ मैनेजिंग अ कंपनी इंटरेक्शन विद अ करंट एंड फ्यूचर कस्टमर्स। एक नंबर बात बोला। क्या बोला? सीआरएम क्या है? एक अप्रोच है कंपनी को मैनेज करने का, जिसमें वो इंटरैक्ट करते हैं करंट कस्टमर और फ्यूचर कस्टमर्स के साथ। ठीक है, चलो। CRM approach try to analyze data about customer history with a company in order to better improvement business in relationship with customers। और यही बात है, मिला जुला के यही बात है कि कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन रखना, कस्टमर्स के साथ अच्छे आपके भाव होने चाहिए, है ना? ये बात याद रखिएगा। चलिए अब क्या है भैया, कह रहा है एक चीज ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है?
CRM enables companies to provide excellent real-time customer service through effective use of individual information. अब इसी बेस पर क्या करा, बेस्ड ऑन व्हाट दे नो अबाउट द ईच वैल्यूड कस्टमर, कंपनीज कैन कस्टमाइज मार्केट ऑफरिंग्स, सर्विसेज, प्रोग्राम्स, मैसेज एंड मीडिया. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बोला. क्या बोल रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप होगा ना, आपका जो इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन होगा, इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ जो बातें होंगी, उस बेस पर आप ऑफरिंग कर सकते हो, ऑफर कर सकते हो कस्टमर को. क्या? सर्विसेज, कोई प्रोग्राम, कोई मैसेज, कोई मीडिया, सब कुछ आप बता सकते हो. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या है, कह रहा है वन टू मार्केटिंग सम ऑफ द ग्राउंड वर्क सीआरएम वाज लेड बाय डॉन पेपर्स एंड मार्थ रोगर्स. पेपर्स एंड रोगर्स outline a 4-step framework to one-to-one marketing that can be adapted to CRM. ये देखो CRM का प्रोसेस बताया है किसने? डॉन पेपर्स ने और मार्थ रोगर्स ने. ठीक है, इसको हम लोग वन टू वन मार्केटिंग बोलते हैं. तो वन टू वन मार्केटिंग के लिए 4 प्रोसेस इन्होंने बताया है. क्या है, आइए देखते हैं. देखो, कस्टमर रिलेशनशिप का सबसे बेस्ट टेक्निक है वन टू वन मार्केटिंग, है ना. डायरेक्ट कस्टमर के साथ इंटरेक्शन. क्या है? डायरेक्ट कस्टमर के साथ इंटरेक्शन. आ जाओ. सबसे पहला जो है, आइडेंटिफाई योर प्रोस्पेक्ट एंड कस्टमर्स. सबसे पहले आपको अपना कस्टमर क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है. हर किसी के साथ नहीं जाना है आपको. जैसे अगर आप प्रोडक्ट बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे? बच्चों के पास नहीं, पेरेंट्स के पास पहुंचेंगे. नहीं, अगर आप जो है सिर्फ यंगस्टर के लिए बना रहे हैं प्रोडक्ट, तो सिर्फ आपको यंगस्टर्स के पास जाना है. वही कह रहा है, आइडेंटिफाई योर प्रोस्पेक्ट एंड कस्टमर्स. आप अपने कस्टमर को पहचानिए कि आपके कौन कस्टमर है, और हर किसी के साथ नहीं जाना है आपको. सो क्या कह रहा है? डोंट गो एवरीवन, डोंट गो आफ्टर एवरीवन. बिल्ड, मेंटेन एंड माइंड रिच कस्टमर डेटाबेस विद इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम ऑल द चैनल्स एंड कस्टमर टच पॉइंट्स. तो ये सबसे बड़ा बात क्या कहा इन्होंने बोला, भाई साहब हर किसी के पास मत जाइए. आपका जिसका प्रोडक्ट है, आप जिसको बेचना चाहते हो, उन तक पहुंचिए. फिर दूसरा प्रोसेस क्या बोला? डिफरेंशिएट कस्टमर इन टर्म्स ऑफ देयर नीड्स, देयर वैल्यू टू योर कंपनी. तो आप क्या करिए? कस्टमर को डिफरेंशिएट करिए कि उनकी जरूरत क्या है, उनकी वैल्यू क्या है कंपनी के लिए, क्या वैल्यू देते हैं वो कंपनी, है ना. ठीक है जी, चलिए. अब उसके बाद क्या कह रहा है? इंटरैक्ट विद द इंडिविजुअल कस्टमर टू इंप्रूव योर नॉलेज अबाउट देयर इंडिविजुअल नीड्स एंड बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप. तो तीसरा, पहला काम क्या किया? पहले अपने कस्टमर को खोजा. दूसरा काम क्या किया? दूसरा प्रोसेस है कि उसने कस्टमर को 2 टर्म्स में, उनके नीड के टर्म्स में और उनके वैल्यू के टर्म्स में अलग अलग कर लिया. तीसरा क्या बोला? भैया जो इंटरैक्ट किया, अभी तो डिफरेंशिएट किया था ना, अब कस्टमर के साथ इंटरैक्ट किया. क्यों? क्योंकि ताकि आपका नॉलेज बढ़ पाए कि हर एक कस्टमर आखिर चाहता क्या है और कैसे उसके साथ रिलेशनशिप हम बिल्ड कर लें. ठीक है. फिर उसके साथ क्या करिए? कस्टमाइज करिए प्रोडक्ट, सर्विस या मैसेज टू ईच अदर. अब उसके बाद आप उसको प्रोडक्ट बताइए कि भैया देखो मेरा ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट है. 4 प्रोडक्ट. तो आपको 4 चीजें वन टू वन मार्केटिंग में ध्यान देनी है. क्या क्या? सर सबसे पहले अपने कस्टमर को फाइंड करिए. जब कस्टमर को फाइंड कर लीजिएगा तो आप उनके नीड, उनके वैल्यू के बेस पर आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करिए और फिर इंटरैक्ट करिए कस्टमर के साथ इंडिविजुअल बेसिस पर, जिससे आपको ये नॉलेज मिल जाएगा कि उनकी इंडिविजुअल नीड्स क्या है और कैसे आप स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप उससे बिल्ड कर सकते हैं. फिर आप कस्टमर के पास जाइए, प्रोडक्ट, सर्विस, मैसेज कुछ भी लेके, वो आपकी बात को सुनेंगे. क्लियर है जी? चलो, तो यहां तक तो मुझे लगता है सब कुछ समझ में आ गया होगा. कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं होगी. चलिए नेक्स्ट चलें. अब है कस्टमर की एनालिसिस, है ना, कि कस्टमर कैसे क्या करता है, अपने लाइफ साइकिल में प्रोडक्ट को लेके आता है. क्या कह रहा है? रिसर्च इन मार्केट शोज दैट देयर इज अ लाइफ साइकिल ऑफ एनी कस्टमर इन अ फॉर्म एंड द फॉलोइंग स्टेज कस्टमर लाइफ साइकिल आर विजिबल. ये बात फैक्ट है. जब भी कोई प्रोडक्ट कोई कस्टमर खरीदता है ना, तो उसकी एक लाइफ साइकिल होती है. वो कुछ ही टाइम के लिए, कुछ साल के लिए, कुछ महीनों के लिए उस प्रोडक्ट को देखेगा, फिर वो मूव करना चाहेगा. अगर आपको प्रोडक्ट वहां अपने आप अगर उसके प्रोडक्ट को नहीं सेटिस्फाई कर पाए, मिला जुला के फिर वैल्यू डिलीवरी पे बात आ गई कि अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन आप नहीं कर पाए तो कस्टमर एनालिसिस आपको देखना पड़ेगा, कस्टमर भाग जाएगा आपके यहां से. ये बात फैक्ट है. तो इसके 5 स्टेज है. 5 स्टेज क्या है? आप आओ ध्यान से समझो क्या कह रहा है.
कस्टमर फाइंड वैल्यू इन ईच स्टेज, हर स्टेज में उसको वैल्यू चाहिए, अगर वैल्यू नहीं मिलेगा कस्टमर चल जाएगा। कह रहा है पहला होगा प्रोस्पेक्ट। अब देखो प्रोस्पेक्ट वो होता है जिसको कस्टमर को एकदम नहीं खरीदना है ना, जो वैसा कस्टमर जिसको प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो उसको प्रोस्पेक्ट कस्टमर बोलते हैं। जो कंपनी जिसके पास कंपनी आज जा ही जा सकती है ना, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्ट। देखो all those individuals who have not yet bought the firm's product or brand, they are being targeted for acquisition. Prospect means potential customer in the target market। यही बात मैंने बोला कि वो सारे इंसान जिन्होंने फर्म का प्रोडक्ट नहीं खरीदा है, जो एकदम न्यू है, इसको टारगेट किया जा सकता है, उसको प्रोस्पेक्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले कस्टमर एनालिसिस में क्या देखेंगे कि भैया किसने हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदा है, कौन किसके पास हम जा सकते हैं। सो द टू मेजर इश्यूज दैट द फर्म नीड्स टू एड्रेस एट दिस स्टेज, दो मेजर इशू है जो इस स्टेज में उसको एड्रेस करना चाहिए। क्या? अवेयरनेस ऑफ कस्टमर रिगार्डिंग फर्म्स मार्केट ऑफरिंग। तो भैया अवेयरनेस फैलाना चाहिए, आपने ये जो अभी आप ऑफर कर रहे हैं जो प्रोडक्ट के बारे में, उसके बारे में, और इंड्यूसमेंट टू कस्टमर फॉर परचेजिंग, ये दो काम है। क्या करना है? क्योंकि उसको पता ही नहीं है ना मेरे पास कोई प्रोडक्ट भी है, तो आपको बताना है भैया हम देखो ये चीज लेके आए हैं, और बोल रहा है भैया आप इसको परचेज करो। ये दो काम करवाना है प्रोस्पेक्ट में। क्या कह रहा है? टू क्रिएट अवेयरनेस इन द टारगेट मार्केट, फर्म यूज एडवर्टाइजमेंट, डायरेक्ट मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, टेलीकॉम। देखो ये सीधा सीधी बात क्या बोल रहा है, बोल रहा है भाई साहब प्रोस्पेक्ट के लिए ना अगर मार्केट में इंफॉर्मेशन नहीं है तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए प्रमोशनल एक्टिविटीज करते हैं, चाहे वो टारगेट मार्केट के साथ एडवर्टाइजमेंट कराना हो, इंटरनेट के में हो, टेली मार्केटिंग हो, पर्सनल सेलिंग हो, कुछ भी हो, ये काम कराता है। और उसके बाद इसी के थ्रू वो कोशिश करने की क्या कोशिश करता है कंपनी कि भैया प्रोडक्ट को तुम परचेज करो। ठीक है। अब जैसे ही प्रोडक्ट कस्टमर को इंफॉर्मेशन मिलता है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलती है प्रोस्पेक्ट कस्टमर को, तो फिर वो क्या बनते हैं? हमारे फर्स्ट टाइम बायर्स बनते हैं, है ना। जैसे मुझे कभी किसी कंपनी के बारे में या किसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, मुझे पता है एक पर्टिकुलर कंपनी है एबीसी, उसकी शर्ट बहुत अच्छी आती है, तो ये बात मेरे को पता चला अभी रिसेंट में, मैंने देखा कपड़ा वपड़ा बहुत सही है, तो मैं क्या करूंगा? पहला बार एक जाके उससे शर्ट ले लूंगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट टाइम बायर। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टाइम बायर। तो कह रहा है वंस द प्रोस्पेक्ट हैज डिसाइडेड टू बाय, जब प्रोस्पेक्ट ने डिसाइड कर लिया कि हम प्रोडक्ट को खरीदेंगे, द कस्टमर इंटर्स इन ट्रायल स्टेज। इसको ट्रायल स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई प्रोडक्ट ना, मान लो एक नया साबुन आया, हमाम, हमाम तो है ही, मान लो कोई एक नाम रख लो, सीतम, सितम, हाँ सितम साबुन एक नया नाम निकल गया है। तो सितम साबुन के बारे में आपको जानकारी नहीं थी, आपको पता चला यार उसकी क्या गजब की खुशबू है, मजा आ गया। तो आपको जब वो पता चला तो आप क्या थे तब तक? प्रोस्पेक्ट। लेकिन जैसे ही आपने दिमाग में सोचा यार अच्छी खुशबू लग रहा है यार, अच्छा प्राइसिंग भी, चलो खरीद लेते हैं, तो जब आपने डिसाइड कर लिया कि खरीद लेते हैं सामान वो वाला सितम वाला, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट टाइम बायर। तो जब फर्स्ट टाइम बायर है तो आप मतलब ट्रायल स्टेज में। अब यहां क्या होगा? यहां दो चीजें होंगी। यहां क्या होगा? दो चीजें होंगी, या तो कस्टमर को प्रोडक्ट बहुत पसंद आएगा तो फिर वो दोबारा खरीदेगा, या तो कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगा तो भैया वो वहीं से वापस छोड़ देगा आपके प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहला काम क्या कि इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाना है कि फर्स्ट टाइम के बाद सेकेंड टाइम बायर्स भी बने। तो फर्स्ट टाइम बायर मतलब यहाँ ट्रायल स्टेज पे है, द कस्टमर इज नाउ इवैल्यूएटिंग द फर्म्स प्रोडक्ट एंड एंटायर परचेज एंड कंजम्पशन एक्सपीरियंसेस। देखो वही बात तो मैंने कहा कि फर्स्ट टाइम बायर में क्या करेगा? वो प्रोडक्ट को लेगा, यूज करेगा और फिर बताएगा कि अच्छा अच्छा वैल्यू मिला या नहीं मिला। उस बेस पर वो डिसाइड करेगा कि हमें आगे प्रोडक्ट खरीदना या नहीं खरीदना। अब तीसरा स्टेज है रिपीट बायर्स का। अब रिपीट बायर तब होंगे जब आपको आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा होगा। क्या होगा? तब आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा होगा। जब आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा होगा, जब उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस आपके प्रोडक्ट के साथ बहुत अच्छा रहा होगा, तो कस्टमर आपके रिपीट बायर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? रिपीट बायर्स बनेंगे। वही कह रहा है customer repeating their purchase and are satisfied with the first experience find value in the current offer of the firm। तो इसीलिए ये रिपीट बायर्स बनेंगे। उसके बाद वो बन जाएंगे कोर कस्टमर, मतलब ऐसा कि वो आपके प्रोडक्ट के अलावा कुछ खरीदेंगे, है ना, वो आपके ब्रांड के लॉयल हो जाएंगे। कह रहा दे आर फुलक्रम ऑफ एनी कंपनी एज दे अकाउंट फॉर इट्स ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। कोर कस्टमर आर दोज हु डू नॉट स्विच देयर ब्रांड सप्लायर। तो मतलब वो सितम साबुन आपके दिल में बस गया,
और दिल दिमाग किडनी सब निकल ही नहीं रहा है, तो ये हो गए कोर कस्टमर। ठीक है, और उसके बाद होते हैं डिफेक्टर्स। अब डिफेक्टर्स क्या है? डिफेक्टर वो है जो जिसने कंपनी के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। क्या रहा था? कस्टमर हु हैव रिजेक्टेड द कंपनीज ऑफरिंग्स। द रीजन ऑफ डिफेक्शन कुछ भी हो सकता है, पुअर सर्विस हो सकता है कंपनी का, रूड या डिसकर्टेशियस या इंडिफरेंट सेल्स ये पर्सनल हो सकता है, लैक ऑफ पर्सनल टच हो सकता है कंपनी का, है ना, डिलेड या नॉन रिस्पॉन्स हो सकता है कंपनी के कंप्लेन का, एक्चुअल कंजम्पशन एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। तो डिफेक्टर में बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से कंपनी का कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर सकता है। इसको हम क्या कहते हैं पता है? इसी को कहते हैं कस्टमर एनालिसिस। तो ये 5 स्टेज हैं और इसी 5 स्टेज से कस्टमर लाइफ साइकिल बन के गुजरता है। पहला प्रोस्पेक्ट, जिसमें आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है कस्टमर को। दूसरा फर्स्ट टाइम बायर, जब पहली बार आपका कोई प्रोडक्ट खरीदता है और उसका एक्सपीरियंस करता है। दूसरा रिपीट बायर, इसका मतलब पहला एक्सपीरियंस का अच्छा रहा तो फिर उसने दोबारा आपके प्रोडक्ट को खरीदा और फिर बनता है वो रिपीट बायर। फिर उसके बाद आ जाता है कोर बायर। कोर बायर मतलब अब उसको प्रोडक्ट आपका दिल में पसंद आ गया, इमोशनल फीलिंग हो गई, अब वो प्रोडक्ट आपका खरीदे जा रहा है। और डिफेक्टर वो होता है जो भैया आपकी किसी ना किसी वजह से सेटिस्फाई नहीं हो पाया, कोई भी रीजन हो, चाहे वो आपका मार्केटिंग अच्छा ना हो, चाहे वो प्रोडक्ट खराब हो, चाहे आपके बंदे ने सेल्समैन ने खराब से बात कर ली हो, किसी भी रीजन से वो आपके कंपनी के साथ नहीं जुड़ता है, उसको बोलता है डिफेक्टर। क्लियर है? ये बात ध्यान में रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाओ कस्टमर वैल्यू की बात करते हैं और उसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, 2 तरह की वैल्यू है, टेंजिबल और इनटेंजिबल वैल्यू। टेंजिबल वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं, लेकिन इनटेंजिबल जिसको हम बिल्कुल भी नहीं छू सकते, बस समझा, फील किया जा सकता है ना, छू तो नहीं सकते। तो वैल्यू क्या हुआ? कस्टमर वैल्यू रिफर्स टू द परसीव्ड वैल्यू बाय द कस्टमर इन एन ऑफर। क्या बोल रहा है? एक ऑफर में कस्टमर को क्या रिटर्न मिला, वही है वैल्यू। ठीक है, देखा जाए, आ जाओ क्या कह रहा है। क्या टेंजिबल वैल्यू आर द फिजिकल एंड क्वांटिफाइबल इन नेचर, छू सकते हैं। दे कैन बी pinpointed and their effect explained in concrete terms. Tangible value include functional value, economic value, convenience value, sensory and aesthetic value and service. ये इतने सारे वैल्यू आते हैं टेंजिबल वैल्यू में। मैं एक एक करके इसके बारे में बताऊंगा क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू होता है काम को लेकर। कौन सा वैल्यू? काम, मतलब इट रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट टू मीट गिवन नीड, कि क्या जो नीड थी कस्टमर को, क्या वही चीज उस प्रोडक्ट में उसको मिला या नहीं मिला, इसको बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू, है ना। जैसे मुझे जरूरत था कि बढ़िया सा एक कॉटन का शर्ट मिल जाए और वही कॉटन का शर्ट मुझे मिल गया उससे, तो फंक्शनल वैल्यू। ठीक, तो जैसे क्या लिखा है एग्जांपल में, अ कार टेक्स अ पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन एंड पीसी डज नॉट कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज ऑफ डेटा। तो कह रहा है फैक्टर लाइक यूजफुलनेस, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, परफॉर्मेंस, रीसेल वैल्यू, डिलीवरी, मेंटेनेंस आर द पार्ट ऑफ फंक्शनल वैल्यू। बात समझ में आ रही है कि किसी भी प्रोडक्ट का रीसेल वैल्यू मिल रहा है कि नहीं, क्या हम उस प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा देर तक चल रहा है कि नहीं, कितना रिलायबल है वो प्रोडक्ट, ये सारा, कितना यूजफुल है वो प्रोडक्ट, ये सारा फंक्शनल वैल्यू में आता है। मतलब एक बार और मैं समझा दे रहा हूं, कभी भी कोई भी इंसान जब कोई प्रोडक्ट खरीदता है, कोई सामान खरीदता है, तो वो ये सोचता है कि भैया ये प्रोडक्ट जो है तुमको अच्छा मिल जाए, ये प्रोडक्ट जो है मेरे काम में आ जाए, ये प्रोडक्ट रिलायबल हो, ये प्रोडक्ट ज्यादा दिन तक चले, ये सोचता है। इसी को हम लोग फंक्शनल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, दूसरा वैल्यू होता है इकोनॉमिक वैल्यू। अब इकोनॉमिक वैल्यू वो किसको बोलते हैं? बेसिक सा चीज, 10 रुपए का सामान लिए तो 10 रुपए के बराबर हमको वैल्यू मिला कि नहीं, 10 रुपए का सामान लिए तो 10 रुपए के बराबर हमको सामान मिला या नहीं मिला, इसको इकोनॉमिक वैल्यू बोलते हैं। मतलब कस्टमर ऑब्जर्व्स अ प्राइस एडवांटेज, जब कस्टमर प्राइस एडवांटेज देखता है एक प्रोडक्ट में, इसको इकोनॉमिक वैल्यू बोलते हैं। क्लियर है जी। कन्वीनियंस वैल्यू, कन्वीनियंस वैल्यू बोलता है कि प्रोडक्ट आपका कहां मिल रहा है, कितने इजी तरीके से मिल रहा है, कितने इजी तरीके से यूज कर रहे हैं हम प्रोडक्ट को, उसको कन्वीनियंस वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप मान लो कोई नमक है और वो नमक आपका सिर्फ स्पेसिफिक किसी एक दुकान में मिलता है, तो भैया वो क्या कन्वीनियंस वैल्यू नहीं होगा। लेकिन अगर आपका नमक मेरे घर के जस्ट बगल वाले गल्ले वाले दुकान में मिल रहा है, तो उसको हम कहेंगे कन्वीनियंस वैल्यू। क्या कहेंगे? कन्वीनियंस वैल्यू।
अब उसके बाद है सेंसरी और एस्थेटिक वैल्यू। देखो सेंसरी वैल्यू बोलते हैं टेस्ट, लुक, स्मेल, साउंड, टच ऑफ द प्रोडक्ट को। मतलब अगर बोलते हैं ना सेंस, है ना, तो भैया जब टेस्ट अच्छा हो, आंख कान नाक मुंह, है ना, स्माइल, ये टच ऑफ द प्रोडक्ट, ये जब आपको देखने में कुछ कुछ प्रोडक्ट को ना जब आप स्मेल करोगे तो लगेगा अरे यार कितना अच्छा प्रोडक्ट है, टेस्ट करने के बाद लगेगा हाँ क्या मजा आ गया। किसी का मतलब साउंड सुनोगे, टच देखोगे तो स्मूथनेस देख के मजा आ जाएगा। इसको बोलते हैं सेंसरी वैल्यू। सेंसरी वैल्यू, सेंसरी वैल्यू बहुत सारा और चीज में है। आइसक्रीम मुझे पसंद आता है मतलब चॉकलेट वाला, तो भी अच्छा है। लुक्स, कोई चीज मुझे बहुत अच्छा देखने में लगता है, वो हो गया सेंसरी वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू बोलते हैं जब आप अपील ऑफ द प्रोडक्ट, पैकेजिंग, प्रेजेंटेशन से ये हो जाते हो। मतलब किसी पैकेजिंग का, किसी प्रोडक्ट का पैकेजिंग जो है, कार्टून वगैरह, जो बाहर का डिजाइन जबरदस्त लग रहा है देखने में, है ना। देखते हो कभी कभी ना किसी किसी डब्बा में छोटे छोटे चम्मच दे देता है घी वाले में या किसी डब्बे में, तो उसका बड़ा अच्छा खूबसूरत लगता है देखने में, वो वाला चीज। तो किसी भी प्रोडक्ट का जो प्रेजेंट करने का तरीका है उसको एस्थेटिक वैल्यू बोला जाता है। और सेंसरी वैल्यू में टेस्ट, लुक, स्मेल, साउंड से रिलेटेड चीजें जो होती है उसको बोलते हैं। उसके बाद है सर्विस या पीपल वैल्यू। अब ये क्या है, कह रहा सर्विस वैल्यू रेफर्स टू द प्रॉम्प्टनेस एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस एज वेल एज गुड कस्टमर रिलेशनशिप। देखो कितना एक कस्टमर का सॉल्यूशन आप दे रहे हो, ये सर्विस वैल्यू में आ जाएगा। आप रेस्टोरेंट गए, आपका बहुत अच्छे तरीके से के वेटर ने स्वागत किया, अच्छे तरीके से सर्विस दी, सर्विस वैल्यू। क्लियर है जी। उसके बाद है इनटेंजिबल वैल्यू। टेंजिबल में वो सारे थे, इनटेंजिबल वैल्यू में वो है जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पैदा करते हैं, जो नॉन क्वांटिफाइबल नेचर के होते हैं, जिसको हम क्वांटिटी में नहीं ले सकते, है ना, लेकिन वो इंपैक्ट पैदा करते हैं। ठीक है, जैसे सोशल वैल्यू। तो देखो व्हेन द प्रोडक्ट कन्फर्स सोशल एक्सेप्टेंस या सोशल डिजायरेबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो मतलब समाज एक्सेप्ट कर ले रहा है उसको, भाई ये वाला चीज तुमको लेना है, BMW, मर्सिडीज, है ना, सोशल वैल्यू, समाज की वैल्यू, प्रेस्टीज वैल्यू, है ना। क्या है दूसरा, प्रेस्टीज वैल्यू। देखो सोशल वैल्यू और प्रेस्टीज वैल्यू में फर्क इतना है कि सोशल वैल्यू नॉर्मल चीज के लिए और प्रेस्टीज वैल्यू इज्जत बन जाती है। अभी BMW, मर्सिडीज का मैं बात कर रहा था ना, ये प्रेस्टीज वैल्यू है, वो क्या है, प्रेस्टीज वैल्यू। तीसरा है सेंटिमेंट वैल्यू। अब देखो किसी किसी प्रोडक्ट के साथ ना हमारा इमोशनल अटैचमेंट होता है, सेंटिमेंट जुड़ा होता है कि नहीं नहीं वो प्रोडक्ट ना मेरे पापा यूज किया करते थे, तो वो उसके लिए मेरे को बहुत पसंद है, तो उसको बोलते हैं सेंटिमेंट वैल्यू। ठीक है। एक्सपीरियंस वैल्यू मतलब बहुत सारा ऐसा आपको जगह मिल जाएगा जहां एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा रहा होगा, तो उसको हम एक्सपीरियंस वैल्यू कहेंगे कि। और पांचवा है बिलीफ वैल्यू, कि किसी कल्चरल, किसी रीजनल कल्चर की वजह से अगर आपका कोई बिलीफ है किसी प्रोडक्ट पे, तो उसको हम कहते हैं बिलीफ वैल्यू। ठीक है। तो वैल्यू इज व्हाट कस्टमर गिव्स टू अस या गिव्स टू एनी मार्केटर। ठीक है, कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन आपको मिल पा रहा है आपके प्रोडक्ट के बिहाफ में, हम उसको वैल्यू कहेंगे। अब इतने तरह की वैल्यू, कौन सी वैल्यू है ये आप पे डिपेंड करती है। क्लियर बात जी। नेक्स्ट क्या, फैक्टर्स ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, है ना, कस्टमर रिटेंशन और एक्विजिशन। भाई साहब क्या कौन कौन से फैक्टर इसकी वजह से कस्टमर क्या कहते हैं एक्वायर किया जा सकते हैं। तो देखो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, मतलब अगर टेक्नोलॉजी आपकी अच्छी हो तो कस्टमर आपके पास आएंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी हो तो भी कस्टमर आएंगे, है ना, लाइफस्टाइल में चेंजेस करते जा रहे हो तो भी आपके पास कस्टमर आएंगे। परचेजिंग फ्रीक्वेंसी, जितना ज्यादा आप ये चेंज करते रहोगे मॉडल, उतना कस्टमर आपके पास आएंगे। इनोवेशन जितना होगा इंडस्ट्री में उतना कस्टमर आपके पास आएंगे। फैक्टर्स ऑफ कस्टमर रिटेंशन, भाई साहब क्या क्या चीज करें जिससे कस्टमर हमारे पास रह जाए। कस्टमर सर्विस सबसे बड़ा फैक्टर, कि आपको कस्टमर कंप्लेंट जब भी आती है तो आप उस पर सबसे पहले ध्यान दें, अपनी वैल्यू को इनहांस करते रहें, है ना, इंक्रीज करते रहें। कीप पेस विद द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को अपडेट करते रहें, नई नई तरीके से कस्टमर को प्रेजेंट करें। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, कस्टमर के साथ लॉयल रहें, आपका कस्टमर आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है जी, ये था आपका कस्टमर रिटेंशन और कस्टमर कैसे आपका एक्विजिशन होगा। अब नेक्स्ट है कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस, क्या होता है आइए देखते हैं। आइए देखिए, कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस कहने का मतलब होता है कि कैसे कोई एक कस्टमर
किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करता है, किस प्रोसेस के थ्रू होकर गुजरता है वो, बेसिकली उसके 5 स्टेज है और सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। 5 स्टेज क्या क्या है, आइए हम उसको देखते हैं। पहले सबसे पहले ना कस्टमर को जगाना पड़ता है अवेयरनेस, है ना, कि भैया प्रोडक्ट है देख लो, क्या है, अवेयरनेस बताना पड़ता है, कोई एक प्रोडक्ट है देखो इसके बारे में। फिर वो क्या करता है, इंटरेस्ट जगाता है। पहले क्या करता है, अवेयरनेस दिखाता है। आप ऐसे समझो ना, आप किसी दोस्त के साथ रहते हो, ठीक है, आपको पता भी नहीं कि बगल में एक मॉल खुला हुआ है, आपके दोस्त ने आपको क्या किया, आपको बताया कि रे वहां एक मॉल खुला है, ठीक है, वहां अच्छे कपड़े मिलते हैं, तो आपको अवेयरनेस हुआ, ठीक है। फिर आप इंटरेस्ट जगाए कि भैया चलो ना देख के आते हैं, ठीक है, कपड़ा देख के आते हैं। अब वहां जैसे ही आप गए, आपने कपड़ा देखा, कपड़ा देखा तो जी इवैल्यूएशन किया कि भैया ये मॉल में अच्छा है कि वो वाला मॉल जो हम लेते थे वो अच्छा है। अब देखा नहीं नहीं कपड़ा यहां बढ़िया है, फिर आपने क्या किया, ट्राई किया। आपने ट्राई क्या किया, एक दो कपड़े खरीद लिए, और जैसे आपने कपड़े खरीद लिया तो आपने उस चीज को एडॉप्ट कर लिया। तो सबसे पहला काम क्या होता है, अवेयरनेस का, कि कस्टमर अवेयरनेस पहले क्रिएट करता है ना, अवेयर रहता है, उसको इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो पहले वो अवेयरनेस जगाता है। सो पहला अवेयरनेस क्या कह रहा है, दिस इज सिंपलिस्ट वे द कस्टमर डिस्कवर दैट अ प्रोडक्ट और सर्विस एग्जिस्ट एंड इज बीइंग ऑफर्ड बाय योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला काम किस चीज का है, अवेयरनेस का, कि कस्टमर अवेयर हो आपके प्रोडक्ट के बारे में, कि कोई एक प्रोडक्ट है जिस जो कोई कंपनी ऑफर कर रही है आपको, ये बताओ। उसके बाद उस प्रोडक्ट के बिहाफ में इंटरेस्ट जगाना, तो भैया कस्टमर का फिर इंटरेस्ट जगेगा कि अच्छा चलो चलो कोई कंपनी कुछ कर रही है तो चलो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या है, प्रोडक्ट है कि नहीं, भी मेरे लिए है भी कि नहीं है, ये देखने आएगी। फिर आपका प्रोडक्ट को वो इवैल्यूएट करेगी। इवैल्यूएट कैसे करेगी, देखेगी, आपका प्रोडक्ट लेगी और मार्केट के प्रोडक्ट से जज करेगी। अगर दोनों में से आपका प्रोडक्ट बेस्ट हुआ तो आपका प्रोडक्ट ले लेगी, और फिर वो आ जाएगी ट्रायल ऑप्शन पे। ट्रायल करने के बाद वो देखेगी, चेक करेगी सैंपल प्रोडक्ट का, फिर उसको अच्छा लगा तो वो आपका प्रोडक्ट हमेशा के लिए अडॉप्ट कर लेगी। क्लियर है, ये 5 स्टेजेस हैं, इसको याद रखिएगा। तो ये तो हुआ कंज्यूमर कैसे अडॉप्ट करेगा, प्रोसेस का 5 स्टेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे अडॉप्ट करेगा, सबसे पहले काम क्या करेगा, अवेयरनेस, खुद में अवेयरनेस जगाएगा, कैसे, कौन सा प्रोडक्ट है, अवेलेबल नहीं है, फिर उसके बेस पर वो इंटरेस्ट, फिर इवैल्यूएशन करेगा प्रोडक्ट का, आपका प्रोडक्ट का और भी बहुत सारे प्रोडक्ट का, फिर आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा तो ट्रायल करेगा, और ट्रायल करने के बाद अगर बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो फिर भैया वो आपको प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर लेगा। अब जो पढ़ने वाले हैं वो है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन साइकिल, कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो कैसे अडॉप्ट करते हैं मार्केट में, कितना % लोग होते हैं, किस तरीके के लोग होते हैं टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने वाले, है ना, किस तरीके के लोग होते हैं जो रिस्क लेते हैं, नहीं भी लेते हैं, ठीक है। आइए तो इसको याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पहले इससे बताता हूं आपको, आ जाओ, ये देखो इनोवेशन अडॉप्शन साइकिल, कि जब भी कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है तो कितने लोग होते हैं जो पहले खरीद लेते हैं, कितने लोग होते हैं पहले देखते हैं, वेट करते हैं, फिर बाद में खरीदते हैं, फिर कुछ लोग होते हैं जब बहुत ज्यादा सबको आसपास में पता चल जाता है तब खरीदते हैं, और लेट मेजोरिटी वाले तो ऐसे होते हैं कि जब पूरा मतलब होता है कचाहीन हो जाता है, जब सब जगह चला जाता है तब खरीदते हैं। लगार्ड्स ये जो होते हैं ना, लेजेंड होते हैं, ये कभी नहीं खरीदते प्रोडक्ट, ठीक है, जो अपना भरोसा है उसी में रखते हैं। तो इनोवेटर्स 2.5% होते हैं, है ना, जो एकदम नए नए प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। अर्ली अडॉप्टर 13.5% होते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट को आने के साथ इनोवेटर्स के बाद खरीदते हैं। अर्ली मेजोरिटी में वो लोग होते हैं जब इनको पता चलता है कुछ कुछ कि हाँ प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है चलो खरीदते हैं, तो वो लोग खरीदते हैं। अर्ली और लेट मेजोरिटी 34% होते हैं, ठीक है। और लगार्ड्स होते हैं ये वो जो खरीदते ही नहीं है ना, प्रोडक्ट को खरीदते ही नहीं है। आ जाओ देखें, आ जाओ इसको पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। सबसे पहले इनोवेटर्स कितना होता है आपका, 2.5% होता है। कितना होता है, 2.5%। क्या कह रहा है देखें, कह रहा है इनोवेटर्स आर द फर्स्ट इंडिविजुअल टू अडॉप्ट एन इनोवेशन। इनोवेटर्स कौन होते हैं, जो पहला अडॉप्ट करते हैं, किसको सर, कोई भी प्रोडक्ट को, जो पहला प्रोडक्ट होता है उसको अडॉप्ट करते हैं। इनोवेटर्स आर विलिंग टू टेक रिस्क, यंगेस्ट इन एज एंड हैव द हाईएस्ट सोशल क्लास, ठीक है। तो इनोवेटर जो होते हैं वो रिस्क लेते हैं, यंगेस्ट होते हैं एज में, और हाईएस्ट सोशल क्लास होता है, ठीक है। हैव अ ग्रेट फाइनेंशियल लिटरेसी, वेरी सोशल एंड क्लोजेस्ट कांटेक्ट विद साइंटिफिक सोर्सेस एंड इंटरेक्शन विद अदर इनोवेटर्स। तो ये इनोवेटर्स जो होते हैं वो इनोवेटिव चीजें ही काम करेंगे, है ना, वो 2.5% है। आइए अर्ली अडॉप्टर जो होंगे, कह रहा है दिस इज द सेकंड फास्टेस्ट कैटेगरी इंडिविजुअल हु अडॉप्ट द इनोवेशन।
तो ये दूसरी ऐसी कैटेगरी है, सेकंड फर्स्ट जनरेशन, जो इनोवेशन को अडॉप्ट करते हैं। दीज इंडिविजुअल्स हैव द हाईएस्ट डिग्री ऑफ ओपिनियन लीडरशिप अमोंग द अडॉप्टर कैटेगरीज। तो जब ये प्रोडक्ट बन के आता है ना, तो ये वो लोग होते हैं जो बातचीत सुनने के बाद ना बोलते हैं नहीं नहीं अब इसको खरीद लेना चाहिए, अब इसको ये चीजें आ जाना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है अर्ली मेजोरिटी, मतलब इन दिस इंडिविजुअल इन दिस कैटेगरी अडॉप्ट एन इनोवेशन आफ्टर अ वेरिंग डिग्री ऑफ टाइम। कुछ समय होने के बाद जो लोग खरीदते हैं वो अर्ली मेजोरिटी वाले लोग होते हैं। दिस टाइम ऑफ अडॉप्शन इज सिग्निफिकेंटली लॉन्गर देन इनोवेटर्स एंड अर्ली अडॉप्टर्स। ये बात बिल्कुल सही है कि इनोवेटर्स और अडॉप्टर जब खरीदते हैं उसके बाद अर्ली मेजोरिटी वाले लोग खरीदते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद लेट मेजोरिटी, ये तो होते हैं भाई साहब सबसे लास्ट में खरीदने वाले, 34% लोग हैं। और लास्ट में है लैगार्ड्स, कह रहा है इंडिविजुअल इन दिस कैटेगरी आर last to adopt an innovation, unlike the sum of the previous categories, individual in this category so little or no opinion leadership। मतलब यहां पे ये मतलब ना के बराबर ही खरीदते हैं, ठीक है ना, वो लैगार्ड्स होते हैं। याद रखिएगा कौन कितना परसेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आ जाओ, देखिए ये जो होते हैं इनोवेटर्स जो 2.5% है वो टेकीज होते हैं, ट्राइट कोशिश करते देखते हैं। अर्ली अडॉप्टर जो होते हैं वो विजनरीज होते हैं, मूव अहेड एंड हार्ड। और जो अर्ली मेजोरिटी वाले होते हैं वो प्रैग्मेटिक्स होते हैं, 34%। ये लेट मेजोरिटी वाले बोलते हैं कंजर्वेशन, स्टेटस क्विक, स्टेटस क्यू, है ना, मूव ओनली व्हेन नेसेसरी, जब जरूरत हो तभी मूव करो नहीं तो नहीं। और ये होते हैं स्केप्टिक्स, स्केप्टिक्स होते हैं नो वे चेंज नहीं होंगे हम, है ना, याद रखिएगा ये 16% होता है। यही था आपका कंज्यूमर अडॉप्शन पर। तो आज हमने 3 चीजें पढ़ी, क्या क्या सर, वैल्यू फिलोसफी, कस्टमर रिलेशनशिप और कंज्यूमर अडॉप्शन प्रोसेस, ठीक है जी। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।